जी, अस्सलाम अहमद। जी व्यूअर्स, इस दफ़ा हम अपने मंथली मार्केट एंड इकोनॉमिक आउटलुक सेशन के साथ हाज़िर हैं। मेरे साथ जॉइन करेंगे मोहम्मद अहमद, डेप्यूटी हेड ऑफ रिसर्च, एंड सैयद सुलेमान अख्तर, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। जी अहमद, हम शुरू कर सकते हैं? जी अहमद। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अहमद, शैल वी स्टार्ट? जी, स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी। ओके, सुलेमान है आपके साथ? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम तनवीर। जी क्या वालेकुम हाल है? जनाब, बिल्कुल ठीक ठाक। जी, ओवर टू यू। ठीक है। तो हमारे साथ सलमान साहब मौजूद हैं, जो CIO हैं यूबिल फंड मैनेजर्स पे। इकोनॉमी का हिस्सा जो है वो कवर करेंगे, मार्केट का हिस्सा मैं कवर कर लूँगा। ये शुरू में बेसिकली हम IMF का डिस्कस कर रहे थे, जिसमें तकरीबन 1.1 बिलियन की ट्रांच जो है वो IMF की तरफ से रिलीज हो चुकी है। इसमें टोटल जो रिसीट्स अब IMF के प्रोग्राम के अंडर पाकिस्तान को रिसीव हो चुके हैं तकरीबन 3.9 बिलियन है, जबकि 3 और ट्रांचेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिसीव होंगी पाकिस्तान को, 1 नवंबर में, 1 फरवरी में और 1 मई में। बाकी जो GDP ग्रोथ है वो 3.5% एक्सपेक्ट कर रहा है IMF। हमें लगता है कि ये एक खासा ऑप्टिमिस्टिक नंबर है, क्योंकि जो जो IMF की रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें जो भी प्रोजेक्शंस पेश की गई हैं उसमें फ्लडिंग का इम्पैक्ट जो है वो नहीं लिया गया। इसके अलावा जो CPI का नंबर है वो भी काफ़ी हमें लग रहा है कि कंजर्वेटिव साइड पे 19.9% है एवरेज। हमें लगता है ये 20% से आराम से जो है वो तजावुज़ कर सकता है। अच्छा, थोड़ा-सा इसमें मैं भी ऐड कर ये कहूँगा कि IMF की जो रिपोर्ट आई है, मतलब ये सब एक रिपोर्ट इसमें पढ़ते हैं तो काफ़ी इसमें मतलब चीज़ें, कुछ सेक्शंस हैं जिसमें बात करते हैं। तो ये है कि ट्रांच तो रिलीज़ कर दिया उन्होंने, बट कई एरियाज़ हैं जिसमें उन्होंने अपने कंसर्न्स मतलब शो किए हैं कि जहाँ पर हम लोगों को मतलब काफ़ी ज़रूरत है रिफॉर्म्स वगैरह की। जैसे एनर्जी सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है काफ़ी। इकोनॉमी है उसमें जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है तो काफ़ी दफ़ा हम हाईलाइट कर चुके हैं। तो मतलब है जिस पे कुछ हो नहीं रहा, तो वो भी चीज़ उन्होंने लूप किया है कि फिस्कल साइड पे भी जो चीज़ें हैं जो करनी ज़रूरी हैं। तो ये है कि बेसिकली काफ़ी जो है, अगर इस दफ़ा की रिपोर्ट देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मतलब नज़र नहीं आता उनका भी, जिस तरह हमारा भी नहीं है। जब तक ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है वो नहीं करते हैं, जिसमें जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है मेरे हिसाब से वो फिस्कल साइड के ऊपर है, जिसमें एक बहुत बड़ी चीज ये है कि हमने जो है ना ये NFC अवार्ड के बाद जो है वो जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो मिक्स है उसको बहुत खराब कर दिया है। सेकेंडली दूसरा पेंशन्स का एरिया है। तो ये मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा एक जो है ना चीज है जो बहुत जरूरी है करने के लिए। इसके अलावा जो दूसरी साइड है थोड़ी सी वो एनर्जी साइड के ऊपर है कि एनर्जी में जो हमारा जो जनरेशन मिक्स है, एक तो वो प्लस ये कि जो डिस्कोस की साइड पर जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी पूरी एनर्जी चेन में, उसको भी। थर्डली गैस सेक्टर जो है वो भी एक नया एरिया है जो बहुत कंसर्न हमारे लिए हो रहा है। वहाँ पे भी बहुत ज्यादा जरूरत है रिफॉर्म्स की कि जो है प्राइसिंग उसकी सही हो। तो ये सारे एरियाज हैं जो उन्होंने लूट किए हैं कि ये सारी चीजें जो है ना वो बहुत जरूरी है इनको एड्रेस करना अगर हमें सस्टेन्ड बेसिस पे कुछ करना है। एक तो ये एरिया है, दूसरा फ्लड्स है। फ्लड्स का इम्पैक्ट उस रिपोर्ट पे नहीं लिया है, वो हमने थोड़ा सा जो है आगे भी शायद डिस्कस किया है। तो वो भी एक चीज है कि उसके ऊपर भी जो है ना इस दफा हमारे लिए जो कंडीशंस हैं वो मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन ये भी देखिए अनफोर्सीन चीज नहीं है। जो फ्लड्स हैं और ये सारी बारिशें हैं, ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे पे बहुत ज्यादा आना है। ये वर्ल्ड बैंक ने आपको एक रिपोर्ट में 2005 में बता दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी कोई प्रोग्रेस जो है हमने की नहीं है। तो इसलिए जो है ना हमने ये इशू फेस किया है, यदि करेंगे ये ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं होगा। इट कैन हैपन आफ्टर एवरी 2-3 years। तो इसको भी एड्रेस करना बड़ा जरूरी है
मतलब इससे डील करना हमारे लिए। जी, if you could move on to the next slide. जी। अच्छा, ये फ्लड्स हैं, ये फ्लड्स इस वक्त, और एक्चुअली ये जो है थोड़ा सा 2010-11 से डिफरेंट है। 2010-11 में जो था वो ऊपर की साइड से मतलब जो है वो बारिशें हुई थी, तो वहां से जो है ना इफेक्ट जो है आया था, नीचे फ्लड्स बहुत ज्यादा आ गए थे। इस दफा थोड़ा सा ये जो बारिशें हैं वो साउथ में कॉन्सेंट्रेटेड है, बलूचिस्तान में, सिंध में नॉर्मल का समझ लें 5-6 टाइम्स हो गई है, तो वो इम्पैक्ट है। तो पंजाब रिलेटिवली फॉर्चुनेटली जो है इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है। नॉर्दर्न पंजाब जो हमारा बड़ा एक ब्रेड बास्केट है काफी चीजों के अंदर, वो इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन साउथ काफी ज्यादा जो है ना इसमें अफेक्ट हो गया है। और जो एस्टिमेट्स हैं वो सबके सामने हैं कि गवर्नमेंट कह रही है कि लॉस, पहले हम $10 बिलियन कह रहे थे, नाउ दे हैव कम अप विद अ न्यू एस्टिमेट का 18-19 बिलियन डॉलर का है नुकसान। देखिए, इसमें एक चीज समझने की है, वो ये है कि लॉस जो है वो अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है तो वो पुरानी जीडीपी का हिस्सा है। पिछले सालों में अगर जो कैपिटल स्टॉक में एडिशन हुई है कुछ ही वो है। इस साल में जो लॉसेस हैं वो थोड़े बहुत यही हैं कि क्रॉप वगैरह जो है ना आपकी खराब हुई है, लाइफ स्टॉक थोड़ा बहुत जो है ना इस साल मतलब प्रोडक्शन वगैरह में फर्क आ जाएगा। बट आई फील के 18.5 बिलियन का एस्टिमेट जो है ना थोड़ा सा हायर साइड पे है, और वो इसको जो ब्लेम कर रहे हैं कि इसकी वजह से जो है ना हमारी इस साल जीडीपी ग्रोथ कम होगी, तो जीडीपी ग्रोथ हमारा ख्याल है पहले से ही कम होगी। वो उन्होंने जो है ना टारगेट ही गलत बनाया था। आई थिंक हम 2-3% ही समझ रहे थे, अहमद है ना, हमारा यही टारगेट शुरू से था, अब उन्होंने उसको अलाइन कर दिया है। अब इसमें देखें, लेकिन कुछ जो पॉजिटिव चीजें भी हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। ये है कि अगर हमने देखा है कि अगर बारिशों के बाद होता ही है कि अगला जो क्रॉप का साइकिल होता है वो अच्छा हो जाता है। उसकी वजह ये है कि पानी बहुत आ जाता है आपके पास, एक्वीफर्स जो है वाटर लेवल टेबल बढ़ जाते हैं, तो सब्सिक्वेंटली अगर पानी निकल जाता है तो आपको ये जो रबी क्रॉप्स हैं यहाँ से इम्प्रूवमेंट मिलेगी। मेरा ख्याल है कि आपको जो है ना वीट में भी इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। गवर्नमेंट ने अभी वीट प्राइस सपोर्ट प्राइस भी अच्छी देने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध ने तो खैर बेवकूफाना जो है ना वीट प्राइस 4,000 रुपए दे दी है, लेकिन अगर 3,000 देते तो आई थिंक वो भी अच्छी थी। तो वो जो है ना आपको मेरा ख्याल है ये, और इसके अलावा ये माइनर क्रॉप्स में भी ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ये 1-2 महीने के आगे जो है ना अच्छी ग्रोथ नजर आ जाएगी। सेकेंडली ये है कि फ्लड रिलेटेड जो है ना स्पेंडिंग होगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे या किसी चीज पे, तो वो इस साल की जीडीपी में काउंट होगी, तो वो थोड़ा सा वहां से एक पॉजिटिव भी इम्पैक्ट जो है ना जीडीपी के ऊपर आ जाएगा। जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ये आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी अभी जो अगस्त में आई थी, उसमें स्टेट बैंक ने जो है ना पॉज लिया है, रेट नहीं बढ़ाए। उसकी बेसिकली जो वजह है वो यही है कि थोड़ा सा फिस्कल साइड पे वो लग कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट हो जाएगा। लास्ट ईयर फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ा था, इस साल 2-3% की एडजस्टमेंट की बातें। आई थिंक इतना एडजस्टमेंट तो नहीं होगा, लेकिन स्टिल लास्ट ईयर से एडजस्टमेंट होगा। इस साल फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम होगा, क्योंकि सब्सिडी बर्डन पिछले साल में बहुत ज्यादा था, तो एक चीज वो है। सेकेंडली थोड़ा ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे की तरफ हैं। थोड़ा प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी में भी जो है ना स्लो डाउन है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ गए हैं। तो आपको वो नजर आएगा ऑटो के अंदर, और मतलब काफी चीजों में काफी स्लो डाउन, सीमेंट में, स्टील में नजर आएगा। तो यहाँ उन्होंने इसीलिए पॉज ले लिया है कि एक तो देखेंगे पिछली दफा की पॉलिसी मेजर्स का इम्पैक्ट, प्लस ये है कि थोड़ा फिस्कल पॉलिसी शुड टेक द स्लैक फ्रॉम हियर। तो इस वजह से जो है ना ये किया। बाकी जो प्रोजेक्शंस उनकी हैं वो उन्होंने कोई खास चेंज नहीं की, पहले से भी खैर उनकी प्रोजेक्शंस जो है वो ठीक थी। गवर्नमेंट की प्रोजेक्शन से उनकी प्रोजेक्शन में काफी फर्क था, तो वो वही लेके चल रहे हैं अभी, और यही कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन आगे अगले कुछ महीनों में ज्यादा होगा, जो हम भी कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट ईयर में हम जाएंगे तो वो बेस इफेक्ट की वजह से और सारी चीजों की वजह से इन्फ्लेशन फिर कम होने लगेगा, और जो है ना 2024 एंड में या सेकेंड हाफ में समझ लें वो 5 से 7 में आ जाएगा। हमारा ख्याल भी यही है कि इन्फ्लेशन आपको इस साल के आखिर से नीचे मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड। जी, तो मार्केट पे हम अगर देखें तो MSCI फ्रंटियर मार्केट्स और इमर्जिंग मार्केट्स के ऐसे कंपेयर करें तो काफ़ी मार्केट डिस्काउंट पे नज़र आती है। तकरीबन 29% का
एवरेज डिस्काउंट है फ्रंटियर मार्केट में, जबकि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि ये 64% के आसपास है, और इमर्जिंग मार्केट्स का तकरीबन एवरेज डिस्काउंट 37% है रहा है, और करंट डिस्काउंट जो है वो 66% है, जो कि 2/3 तकरीबन रिप्रेजेंट कर रहा है। हिस्टोरिकली अगर देखें 2008 से अगर इस डेटा सेट को, तो हम देख सकते हैं कि ये लेवल्स शुरू में हमें लग रहा था कि कोविड के आसपास ये 2008 के लेवल से कंपेरेबल नंबर्स थे, लेकिन जैसे ही हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं हमें नजर आ रहा है कि शायद पिछले जो 15 साल हैं उसमें वन ऑफ द लोएस्ट लेवल्स हैं जो हमें नजर आए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, इसके अलावा मल्टीपल्स की बात करें तो तकरीबन तमाम मल्टीपल्स ही हमें अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। इसमें अगर प्राइस टू बुक की बात करें तो वो भी तकरीबन जिस तरह मैंने पहले तस्करा किया कि 15 साल कम तरीन लेवल नज़र आ रहे हैं, तकरीबन 0.7 के आसपास है। हिस्टोरिकली ये 1.7 रहा है। प्राइस टू अर्निंग्स 3.9 है, हिस्टोरिकली 8.2 के आसपास है। अलबत्ता जो डिविडेंड यील्ड है वो जो हिस्टोरिकल एवरेज है उससे ऊपर हमें नज़र आती है, जबकि जो मार्केट कैप टू जीडीपी है ये तकरीबन 10% है, जबकि हिस्टोरिकल एवरेज तकरीबन 23% के आसपास है। जी, इसके अलावा जिस तरह सलमान साहब तस्करा कर रहे थे, जो सदर्न बेल्ट है वो वर्चुअली पानी में के अंडर डिसअपेयर हो चुकी है मौजूदा फ्लडिंग में, और इसमें काफ़ी जानो माल का नुकसान हुआ है। तो हम लोगों ने एक डेटा सेट निकाला है जिसमें 2010 के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं इस फ्लड का। तो उसमें हमें जो नजर आता है वो ये कि स्टेपल्स ऑफ फर्टिलाइजर जो थे वो 6 महीने में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था एज कम्पेयर टू जब ये फ्लड्स स्टार्ट हुए थे। तो ये तकरीबन हमने जून की बेस ले लिया था, जून 2010 को, और वहां से हमने बेसिकली प्लॉट करके देखा था। तो स्टेपल्स ऑफ फर्ट हमें नजर आया था कि लेकिन खैर मार्केट्स जो है वो एवर इवॉल्विंग होती हैं, और इसमें काबिलियत शायद यही है कि उस वक्त जो है डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ थे, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट था, तो हमें लगा कि ये हमने पेश किया। जी तनवीर। ये बेसिकली स्लाइड जो है जो हमारे यूबीएल के इक्विटी फंड्स हैं उनकी एक बेसिकली स्नैपशॉट है, जिसमें 3 वेरिएबल्स को दिखाया गया है। फर्स्ट वन इज प्राइस अर्निंग। उसमें अगर आप देखें तो अल अमीन इस्लामिक एनर्जी फंड की जो प्राइस अर्निंग है वो इस टाइम लोएस्ट है, विच मीन्स कि इस टाइम चीपेस्ट अवेलेबल शायद पोर्टफोलियो है, क्योंकि एनर्जी स्टॉक सेक्टर डेट की वजह से वैसे ही काफ़ी नीचे आए हुए हैं। देन यूबीएल फाइनेंशियल सेक्टर फंड है, जिसमें बैंक्स और थोड़े से शायद इंश्योरेंस के 1-2 कंपनीज होंगी। देन उसके बाद लोएस्ट है यूबीएल रिटायरमेंट सेविंग फंड का इक्विटी सब फंड, विच इज एट 3.5 पी मल्टीपल। और इसी तरह अल अमीन शरिया और यूएसएफ के मल्टीपल्स हैं। डिविडेंड यील्ड में अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर जो फाइनेंशियल सेक्टर फंड है उसकी डिविडेंड यील्ड 13.9% है, विच इज क्वाइट अट्रैक्टिव। इसी तरह अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू के वेरिएबल को देखें तो वहाँ पे भी अल अमीन इस्लामिक एनर्जी फंड और यूबीएल फाइनेंशियल सेक्टर फंड, ये 2 हमारे सेक्टोरल फंड्स हैं जो सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज हैं इन्हीं सेक्टर्स में। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे इस टाइम अवेलेबल है। तो बेसिकली एक स्लाइड को दिखाने का मकसद ये था व्यूअर्स के जनरली इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टर्स काफ़ी सेंटिमेंट बेस्ड आते हैं कि जब हालात अच्छे होते हैं, स्टॉक मार्केट बढ़ना शुरू होती है, बल्कि अच्छी खासी 5 to 10% या इससे ज़्यादा राइज कर जाती है, तो लोग उस टाइम इक्विटी फंड में एंट्री करना चाहते हैं। जबकि हमारे ख्याल में और ओवरऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अगर बहुत चीप वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स मिल रहे हो तो इट्स ऑलवेज अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट। ठीक है, ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन इज ऑलवेज द बेस्ट स्ट्रेटजी, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सेव कर रहे हैं। तो हमारे ख्याल में चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऑब्वियसली, बट वैल्यूएशंस इतनी अट्रैक्टिव हैं कि मे बी सम सेवी इन्वेस्टर्स जो समझदार लोग हैं वो इस टाइम उनको इसमें एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि वजह सिंपल सी है कि बहुत सस्ते स्टॉक्स मिल रहे हैं।
और डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। डिविडेंड यील्ड अगर रीजन में देखी जाए तो मेरा ख्याल है हमारी हाईएस्ट है। हालांकि इसमें शायद अहमद आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि इसमें ये जो गवर्नमेंट ने नए टैक्सेस, सुपर टैक्सेस और ये सब लगाए हैं, वो सब हमारे इस मॉडल में इनकॉर्पोरेटेड है। इज इट राइट? जी 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 बिल्कुल, फॉरवर्ड बेसिस पे है जी, बिल्कुल। तो Forward ये basis. इनकॉर्पोरेटेड है सब चीजें। बिल्कुल सही। तो इवन देन के वो काफी हैवी टैक्सेशन इस साल में है, डिविडेंड यील्ड्स काफी अट्रैक्टिव लग रही है। बेसिकली ये आज का हमारा सेशन था। बाकी इंटरेस्ट रेट्स पे अगर कुछ एक व्यू देना चाहें। इंटरेस्ट रेट में आप मेरे ख्याल है हम लोग आमतौर पे जब सेशन करते हैं तो हम इंटरेस्ट रेट्स की जब बात करते हैं तो एक तो डोमेस्टिक साइड पे हम देख रहे होते हैं और एक हम फेड का भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर सबसे पहले फेड की बात करें तो तकरीबन जो नेक्स्ट मीटिंग है वो 20 को है और इसमें तकरीबन जो एक्सपेक्टेड है रेट हाइक वो तकरीबन 50 से 75 बेसिस पॉइंट का है। अभी रिसेंटली गवर्नर जो क्रिस्टोफर हैं उन्होंने बेसिकली इंडिकेट किया है कि आने वाली जो पॉलिसी अनाउंसमेंट होंगी उनमें शायद फॉरवर्ड गाइडेंस अब ना दी जाए और इसके बाद जो बेंचमार्क रेट है वो 3 से 3.25% तक जा सकता है और इनफैक्ट जो उन्होंने अलूड किया वो 4% से ऊपर भी जा सकता है रेट। और बाकी डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो अभी जैसे कि ये नीचे ग्राफ भी देखा जा सकता है, ये 90s के बाद परहैप्स सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट रेट पे भी हम हैं 16% के। और इसमें जो मेन चीज देखने वाली होगी क्योंकि जो एक तो एक्सटर्नल साइड पे प्रेशर्स को देखा जा रहा होता है जब भी ये फैसला लिया जाता है कि पॉलिसी रेट में चेंज किया जाए, और एक इन्फ्लेशन को देखा जा रहा होता है। तो इन्फ्लेशन साइड पे हालांकि हमें लगता है कि नंबर हेडलाइन इन्फ्लेशन का हाई रहेगा, लेकिन कोर इन्फ्लेशन मेरे ख्याल है कि अब ज्यादा एक इस तरह का मेट्रिक होगा जो स्टेट बैंक देख रहा होगा। उसका रीजन ये है कि जो वॉलेटाइल फूड प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस हैं उसको हटा के कोर इन्फ्लेशन को देखा जा रहा होता है और जो डिमांड साइड पे प्रेशर जो को कट करने की जो बात होती है वो मॉनेटरी टाइटनिंग में कोर इन्फ्लेशन ज्यादा मौसर हमने देखा है कि साबित होता है, क्योंकि एनर्जी अगेन वो चाहे जितने भी रेट्स बढ़ जाएं आप कितनी उसमें कर्टेल कर लेंगे, या फूड प्राइसेस फूड में कितनी डिमांड कर्टेलमेंट हो जाएगी एज अ रिजल्ट ऑफ अ हाइक इन पॉलिसी रेट। तो कोर इन्फ्लेशन तकरीबन 14 से 16% के दरमियान है और अभी लग तो यही रहा है कि शायद जो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी उसमें स्टेटस को बरकरार रखा जाए। अच्छा, नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी पाकिस्तान की कब है एक्सपेक्टेड डेट? जी 10 अक्टूबर को है नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग। ओके ओके। अच्छा, थोड़ा सा एक सवाल इसमें एक हमारे व्यूअर ने किया है। उन्होंने बेसिकली पूछा, यूएसडी आउटलुक तो आपने थोड़ी सी बता दी, बट जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है क्या वो कब अभी कुछ डेटा आया है? और अगर वो थोड़ा स्लो डाउन है। जी 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 बिल्कुल, आज एक्सपेक्टेड है। जो लास्ट रीडिंग थी वो उसमें हमने देखा था कि 9% से भी ऊपर चले गया था, फिर वो कम होकर 8.5% पे आ गया था और अभी जो कंसेंसस है वो तकरीबन 8.1% के आसपास है। और टारगेट इन्फ्लेशन रेट फेड का क्या है? 2 to 3% आई गेस। जो अभी गवर्नर क्रिस्टोफर ने अलूड किया है वो ये किया है कि ये 4% से भी ऊपर जा सकता है। तो वो बेसिकली अभी खुद भी इस चीज को देख रहे हैं, लेकिन हमें एक ईयर ओवर ईयर इन्फ्लेशन जाहिर है कि एक ईयर ओवर ईयर मेट्रिक है, उसमें हमें अब नजर आना शुरू हुआ है कि जो 9% से ऊपर चला गया था वो अब थोड़ा सा हमें नजर आया कि स्लोनेस की तरफ जा रहा है। ओके। अच्छा, एक सवाल आया, इंटरनेशनल ऑयल एंड कोल आउटलुक। अच्छा, ऑयल के हवाले से हम अगर कुछ महीने पहले देखें तो ये तकरीबन $130 पर बैरल से भी तजावज कर गया था। सब्सिक्वेंटली हमें नजर आया है कि डिमांड स्लो डाउन हुआ है और इसमें गैस टू ऑयल स्विचिंग जो है बिलखुसूस यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया के चंद ममालिक में हमें नजर आई है, जिसकी वजह से ऑयल पे थोड़ा सा ओवरऑल इकोनॉमिक जो स्लो डाउन था जिसकी वजह से एक बहुत शार्प डिक्लाइन नजर आया था हमें, वो थोड़ा सा हमें नजर आया कि अपटिक उसमें थोड़ा आया ऑयल प्राइसेस में। सप्लाई के हवाले से पोस्ट पेंडेमिक हाई पे है सप्लाई, तो हमें लगता है कि जो मौजूदा ब्रेंट है तकरीबन 93 पे, WTI 87 पे है, कोल तकरीबन 300 के आसपास है। तो अभी तो यही लग रहा है कि फिलहाल इन्हीं लेवल्स पे शायद रहेगा। ओके। और कोल
कोल की अभी क्या प्राइसिंग है इंटरनेशनल मार्केट में? ये 300 के आसपास चल रहा है। तो 400 से नीचे आ गया है जो पीक लेवल था, जी 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 450 जी, तक ही बिल्कुल चला बिल्कुल गया। ओके। बिल्कुल। अच्छा, एक मेरा सवाल था, आपने सुलेमान ने मेंशन किया कि नेक्स्ट क्रॉप अच्छी होती है, बट मेरे ख्याल है एक चैलेंज जो स्पेशली फार्मिंग कम्युनिटी को आएगा वो होगा सीड्स की अवेलेबिलिटी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए सीड भी घर पे उन्होंने या अपने गोडाउन में किसी जगह स्टोर करके रखा होता है, तो वो भी काफी डैमेज हुआ होगा और वो यूजेबल नहीं होगा। तो एक मेरे ख्याल है ये गवर्नमेंट को चैलेंज आएगा कि सीड कैसे प्रोवाइड करना नेक्स्ट क्रॉप के लिए, स्पेशली गंदम की जो क्रॉप आनी है। अ, अच्छा, एक मेरा नहीं सवाल ये, जी जी बिल्कुल, प्लीज। आप प्लीज बताइए। अच्छा अच्छा, एक सवाल ये है कि हम सवाल कह लें या क्वेरी कह लें कि स्पेशली पाकिस्तान में अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इसमें काफी डायनामिक सिचुएशन हमेशा ही रहती है। खैर पाकिस्तान में हमेशा कुछ ना कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ होने वाला है, बट हमारी क्या फोकस है कि ये इलेक्शंस कब मुतवक्के हैं और इसका हमारी मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट उससे है। और एक अगर कोई कमेंट एफएटीएफ के बारे में जो अभी रिव्यू करके गया उस पे ये। अच्छा, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक कर रही थी, तो आप जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन था वो दोबारा से रिपीट कर सकते हैं? जी, मेरा मेरा बेसिकली क्वेश्चन था थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो पे, इस पे हम क्या देख रहे हैं नेक्स्ट, बेसिकली इलेक्शंस कब देख रहे हैं, इस गवर्नमेंट को कब तक ये अपना, क्या ये नेक्स्ट बजट भी देंगे या उससे पहले इलेक्शन अनाउंस करेंगे। और सेकंड था एफएटीएफ जो अभी रिव्यू करके गया। नहीं, आई थिंक इस ये दोनों ही जो क्वेश्चंस हैं ये इवॉल्विंग सिचुएशन है। पॉलिटिकल साइड पे भी हम देखें तो ऑपोजिशन जो है, इनफैक्ट जो पीटीआई के थ्रू हम देखते हैं ऑपोजिशन जो अभी काफी हमें लगता है कि सिचुएशन अभी बनी नहीं है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मजीद क्लैरिटी आएगी कि क्या पॉलिटिकल सिचुएशन रहती है। जो और जाहिर है कि फिर क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारे हम पे इम्पैक्ट क्या होता है इन फैसलों का, वो ये होता है कि गवर्नमेंट में एंड ऑफ द डे दो चीजें देखी जा रही होती हैं कि विलिंगनेस कितनी है टू implement decisions that would have an impact on solving the structural issues of the country, और दूसरा हम देख रहे होते हैं कि एक तो विलिंगनेस के साथ साथ एबिलिटी कितनी है गवर्नमेंट की, राइट? तो मेरा ख्याल है कि ये इस पे मजीद हम भी क्लैरिटी अभी देख रहे हैं कि आएगी आने वाले दिनों में। और दूसरा जो एफएटीएफ है, जो न्यूज़ अभी आई है उसमें तो खैर यही आया है कि कुछ उनकी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन अगेन ये अभी बहुत प्रिलिमिनरी हो जाएगा इस पे कुछ कमेंट करना। और मेरा ख्याल है कि जो अगले महीने मीटिंग है, ये एक ज्यादा बेहतर सिचुएशन तभी बनेगी कि जब फाइनल फैसला होगा कि क्या उनकी फाइंडिंग्स हैं जो मौजूदा डेलीगेशन आया था एफएटीएफ का। ओके, अच्छा, ये इस स्लाइड पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये ग्राफ क्या प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स हैं? जी, फॉरवर्ड ये लुकिंग। प्राइस टू अर्निंग है। ओके, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये नहीं इसमें इसमें बेसिकली देख सकते हैं कि जो जुलाई 17 से इनफैक्ट ये एक हमें नजर आता है कि जो एवरेज था जो MSCI FM और इमर्जिंग मार्केट्स का, उसके बाद एक डिस्पैरिटी हमें नजर आती है कि बनना शुरू हुई। और वो डिस्पैरिटी जो है वो मजीद हमें नजर आई है कि वो उसमें इजाफा हुआ है एज वी हैव मूव फॉरवर्ड, और अभी जो रीसेंट नंबर्स हैं वो भी इसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। सो ये वही 31 मई 2017 के बाद से गैप वाइडन होना, जब मार्केट गिरना शुरू हुई थी आफ्टर द पनामा डिसीजन। तो जी जी मेरा जी ख्याल है ये बिल्कुल। वहीं से गैप बनना शुरू हो गया। ओके, थैंक यू। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग ये था कि आपने जितने मैप्स दिखाए हैं उसमें मेरा होम टाउन चनियोट जो है ना वो बड़ा प्रोमिनेंट दिखाया है, शायद आपने ग्राफ जहाँ से भी पिक किया, बट चनियोट में सिचुएशन जो है वो ठीक है, वहाँ इतना ज्यादा सैलाब नहीं आया। बस आया था दरिया चनाब के करीब थोड़ा सा पानी आउटफ्लो हुआ था, बट ओवरऑल डैमेज नहीं हुआ, क्रॉप वगैरह थोड़ा सा माइनर डैमेजेस हुए। बट सिंध में ऑब्वियसली सिचुएशन काफी खराब है। तो इसमें जो आपने यहाँ पे सिचुएशन बताई है इसके हिसाब से कॉटन हमें मेरा ख्याल है इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, जिसका इम्पैक्ट फिर हम्म। इम्पोर्ट्स और हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे भी आएगा। जी बेसिकली तो जो इसका मेजर इम्पैक्ट नजर आ रहा है वो क्रॉप्स पे और लाइफ स्टॉक पे आ रहा है।
और इनकी जो ज़ाहिर है कि जीडीपी एक बहुत अहम फैक्टर जो इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमिक वेरिएबल है जो इम्पैक्ट होगा आने वाले दिनों में। और सीपीआई में भी इनका काफी वेट होता है इन सब आइटम्स का। और ओवरऑल देखेंगे तो शायद कंजम्पशन बास्केट में नहीं नजर आएगा आपको ज्यादा, लेकिन इन सबको क्यूमुलेटिवली देखेंगे तो उसमें एक इम्पैक्ट नजर आता है। तो मेनली जीडीपी, एक्सटर्नल साइड और सीपीआई पे इन सब के रिपरकशंस होंगे आने वाले दिनों में। अच्छा, तो हमें लगता है कि इनफैक्ट मतलब मूविंग बैक टू द फर्स्ट स्लाइड जो कि आईएमएफ की थी, उसमें तकरीबन जो इंपोर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहा था आईएमएफ वो 67-68 बिलियन की कर रहा था, जबकि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 35 बिलियन की कर रहा था। तो हमें वहां पे भी थोड़ा सा लगता है कि अग्रेसिव अजम्पशंस हैं। जो इंपोर्ट साइड है वहां पे हमें लगता है कि 60-60 बिलियन के आसपास हो सकता है कि इंपोर्ट्स हों इस दफा। और जितनी टाइटनिंग हुई है और जितने कंजम्पशन को कटील करने की कोशिश की गई है, तो 60-60 बिलियन तक इंपोर्ट बिल हो सकता है, जबकि एक्सपोर्ट्स जो है वो हमें लगता है कि 35 बिलियन एक बड़ा टारगेट होगा, स्पेशली कंसिडरिंग ये जो पिछला साल गुजरा है FY22, इसमें टोटल जो एक्सपोर्ट्स थी तकरीबन 32 बिलियन के आसपास थी। तो ये तकरीबन 10 से 11% का इंक्रीज बनता है, जो कि मुश्किल हो जाएगा अचीव करना, स्पेशली कंसिडरिंग के यूरोप और अमेरिका में अगर थोड़ा सा स्लो डाउन आता है इन FY23। ओके, अच्छा, एक सवाल ये भी था कि बेसिकली ये इस पे थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा कि अगर हमें ये फ्लड रिलीफ के कॉन्टेक्स्ट में कुछ फॉरेन इनफ्लोज आते हैं तो एक तो उससे थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, बट ओवरऑल हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, यानी ऑब्वियसली जो लोग फ्लड अफेक्टेड हैं वो उनकी एबिलिटी टू स्पेंड ऑन ऑन फूड आइटम्स एंड अदर थिंग्स वो थोड़ी मुश्किल होगी, बट एड या जो इनफ्लोज आ रहे होंगे वो स्पेंडिंग हो रही होगी ओवरऑल उनके लिए फ्लड रिलीफ, यानी फूड और शेल्टर के लिए जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या देखते हैं कि ये हमारी डिमांड स्लो डाउन होगा या डिमांड तकरीबन वही रहेगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि डिमांड स्लो डाउन तो हमें नजर आ रहा है। उसकी बुनियादी तौर पे वजह है कि एक तो खैर जब फ्लड आने से पहले कि अगर हम हालात देखें तो इन्फ्लेशन जो है वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब से इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में एक इजाफा नजर आया है, तो हमें नजर आना शुरू हो गया था कि वो उसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है और इंपोर्ट बिल हमारा काफी सिग्निफिकेंट है और वही ड्राइव कर रहा होता है जो भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होती है हमारे यहाँ। तो अगेन ये फ्लड्स जो हैं वो इसको एग्जैस्परेट करते हैं इसी सिचुएशन को, क्योंकि 2010 में हमने देखा था कि जो इम्पैक्ट था फ्लड्स का वो ट्रांजिटरी था। और इसमें जो क्योंकि अगेन इसमें एक बहुत अच्छा मेजर होता है टू गेज व्हाट द सिचुएशन ऑन ग्राउंड इज by looking at NPLs of banks that have invested, that have in fact lent out in the agriculture sector. तो हमें नजर आया था कि कोई खास इन्फेक्शन रेशो, मतलब जाहिर है कि अपटिक तो हुआ था फ्लड्स के बाद, लेकिन वो फिर मामला जो है वो नॉर्मलाइज भी हो गए थे। तो अगर वही सिचुएशन रिपीट होती है तो मुझे लगता है कि ये ट्रांजिटरी शायद एक थोड़ा सा प्रेशर आएगा ऑन द ग्राउंड, लेकिन वो ट्रांजिटरी होगा अगेन। और जैसे पहले भी हम तस्करा कर रहे हैं कि क्योंकि जो एक्विफर्स हैं वो अब फिल अप हो जाएंगे और पाकिस्तान को वाटर शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है पिछले कुछ सालों से, तो जब वो फिल हो जाएंगे तो यहाँ से थोड़ा सा हमें टेलविंड्स नजर आ सकती हैं in the year ahead, not in the short to medium term, but you could say in the medium to long term. Okay. अच्छा, एक आपने ये 2010 का कुछ डेटा स्टडी किया था जिसमें आपने बताया कि फ्लड के आफ्टरवर्ड्स अराउंड अबाउट 6 months में फर्टिलाइजर्स एंड स्टेपल्स डिड वेरी वेल। सो क्या हमने यानी जो नॉर्मल ईयर्स हैं जिसमें फ्लड नहीं होता उसमें भी पैटर्न स्टडी किया है कि क्या वाकई ये अब नॉर्मल मूवमेंट थी, क्योंकि जनरली फ्लड के बाद थोड़े 1-2 महीने बाद ही वीट क्रॉप का सोइंग सीजन आता है, तो फर्टिलाइजर की ऑफटेक वैसे ही बढ़ जाती है। नहीं, बिल्कुल फर्टिलाइजर का आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगेन ये हम लोगों ने एक बेसिकली एक स्टार्ट मेंशन करने का मकसद ये था कि जब पिछली दफा फ्लड्स आए थे तो उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हुआ था। लेकिन अगेन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये मार्केट्स, इकोनॉमीज, कंट्रीज ये एवर इवॉल्विंग होती हैं और जो डायनामिक्स हैं वो हर वक्त चेंज हो रहे होते हैं।
तो लेकिन अगर इसका की टेक अवे कुछ है तो वो ये है कि जो जिन सेक्टर्स की डिमांड जो है वो एक तरह से मतलब जैसे फर्टिलाइजर की बात करें तो यूरिया की 6 मिलियन टन तक की जो टोटल ऑफटेक और डिमांड है वो होती हैं, और एक काफी स्टेबल सेक्टर है। सेम गोज फॉर स्टेपल्स। तो जो सेफ सेक्टर है उसमें हमें नजर आया कि एक अच्छी परफॉर्मेंस रही इन ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स सिंस द फ्लडिंग। तो क्या हम अपने इक्विटी फंड्स के पोर्टफोलियोज में कुछ चेंजेस इस कॉन्टेक्स्ट में एक्सपेक्टेड हैं या अभी इसको रिव्यू करें? नहीं, आई थिंक हमारा जो प्रोसेस है वो इसी तरीके से होता है कि हम लोग रोज ही रिव्यू कर रहे होते हैं। ये मतलब ये फ्लड्स की बात स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं है। हम लोग तो रोज ही देख रहे होते हैं कि किस चीज को मतलब क्या चेंजेस हो सकती हैं। तो ये तो ये अगेन ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। ओके, चलो ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। इंशाल्लाह अगले महीने फिर एक और सेशन के साथ आएंगे। इन द मीन टाइम अगर कोई और हमें अगर जरूरी हमने समझा कि अपने व्यूअर्स को कोई कुछ किसी और चीज से अपडेट करना है तो इंशाल्लाह वी विल डू दैट। थैंक यू अहमद एंड सुलेमान, बहुत शुक्रिया।